आज जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है आपके पास बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। तो बॉइलिंग हम ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, यानी कि जो लिक्विड है वो गैस में तब्दील हो जाए। जैसे कि यहाँ पर आपके पास एक ये पतीला है, पतीले के अंदर पानी मौजूद है। आप तो पानी जो है वो लिक्विड है, इस पतीले को आप हीट करते हैं और हीट करने के बाद कुछ वक्त के बाद आप देखते हैं कि इस तरह के बुहारात बन जाते हैं जो कि असल में गैस फॉर्म के अंदर हैं या वेपर्स हैं। तो असल में इसके अंदर क्या हुआ कि जो लिक्विड है वो गैस में तब्दील हो गया है। तो ये जो प्रोसेस है इसको असल में हम बॉइलिंग कहते हैं। जबकि कंडेंसेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो वाटर वेपर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं लिक्विड के अंदर। जैसे कि यहाँ पर आपके पास ये वेपर्स जो हैं अगर ये लिक्विड में यानी कि पानी में तब्दील हो जाएं तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो इस कंडेंसेशन की आप मिसाल एक आप अपनी खिड़कियों में अक्सर ये देखते होंगे कि इस तरह का ना, जैसे ड्यू नहीं पड़ती होती इस तरह से ना ये ड्रॉपलेट्स आपको जो है ना खिड़कियों पर अपीयर होते हैं। तो ये असल में कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ हुआ होता है इसमें। तो चूंकि अब हमने बॉइलिंग और कंडेंसेशन की टर्मिनोलॉजीज को जान लिया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि बॉइलिंग कैसे होती है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक ये कंटेनर है और उस कंटेनर में पानी यहां तक भरा हुआ है और ये जो पानी है ये रूम टेम्परेचर पर है। जिस जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं या जहां पर भी आप बैठ के वो देख रहे हैं, ये अभी समझ लें कि उसका रूम टेम्परेचर पे ये पानी मौजूद है। आप क्या करते हैं कि इस पानी को यहाँ पर नीचे आग लगाते हैं और इसको हीट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो पानी है ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि आप हीट ट्रांसफर कर रहे हैं यहां से आपके पास इस पानी को। अब जब इस पानी को हीट ट्रांसफर होगी तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उनको मैं यहाँ पर इस तस्वीर से दिखा सकता हूँ। जैसे कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये अभी आपके पास लिक्विड फॉर्म में है तो इनके बीच में बॉन्डिंग मौजूद है। तो बॉन्डिंग की वजह से ही आप देख रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में जुड़े हुए भी हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वाटर के आपस में जुड़े हुए हैं, उन्होंने बॉन्डिंग की हुई है। तो अब जब इनको हीट ट्रांसफर होगी वाटर के मॉलिक्यूल्स को तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो बॉन्ड्स बने हुए हैं हीटिंग की वजह से वो बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो फिर मैं कह सकता हूँ हीटिंग विल ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बने हुए हैं वो हीटिंग की वजह से क्या होंगे, वो ब्रेक होंगे। अब ये बॉन्ड्स क्यों ब्रेक होंगे? वो इस वजह से क्योंकि आपने इतनी एनर्जी, हीट एनर्जी जिसको मैं कह रहा हूं, दे दी है कि जो हीट एनर्जी है वो असल में उस एनर्जी से ज्यादा हो गई है जिसने इनको जोड़ के रखा हुआ था। इस वजह से फिर बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि आपके पास ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे इनके बीच में जो स्पेसिंग है वो फिर बढ़ जाएगी। तो फिर मैं कह सकता हूं स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल्स बिकम्स लार्ज, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं आपके पास इनके बीच का जो फासला है वो अब बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब फासला बढ़ जाएगा तो इसका मतलब है इनके बीच में बॉन्डिंग या जो फोर्सेस हैं जिन्होंने इनको जोड़ के रखा हुआ था वो कमजोर होने लग जाएंगी। तो वो जो फोर्सेस जिनको इन्होंने जोड़ कर रखा हुआ था वो असल में कहलाती हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो हीट करने की वजह से असल में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जिनको मैं I.F से भी लेबल कर सकता हूँ, वो क्या हो जाएंगी, वो कमजोर हो जाएंगी। अब हमने इन वाटर मॉलिक्यूल्स को इतना हीट कर दिया है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो असल में ना होने के बराबर या बहुत ही कम हैं। तो फिर ये मैं कह सकता हूं कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर निजिबल। तो इसका मतलब है जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होंगी तो ये वाला पार्टिकल इससे अटैच नहीं होगा, ये वाला इससे अटैच नहीं होगा, तो कोई भी पार्टिकल्स आपस में अटैच नहीं होंगे। इसका मतलब है पार्टिकल्स वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं अब वो फ्रीली मूव करेंगे। और जब वो फ्रीली मूव करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास यहाँ पर लातादाद नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। इस वजह से जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी ना इन पार्टिकल्स की, वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है, पार्टिकल्स की मोशन की वजह से। तो चूंकि आप मुसलसल हीट ट्रांसफर कर रहे हैं तो इस वजह से इन तमाम पार्टिकल्स की जो मोशन है वो मुसलसल तब्दील हो रही होगी, जिसकी वजह से असल में इनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो रही होगी, तब्दील हो रही होगी। तो जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स बढ़ती है तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है या नतीजा ये होता है कि जो टेम्परेचर है इन वाटर मॉलिक्यूल्स का वो भी फिर क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। और टेम्परेचर क्या होता है कि कोई चीज कितनी ठंडी है या कोई चीज कितनी गर्म है उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। तो इसका मतलब है कि हीट देने की वजह से मुसलसल क्या हो रहा होगा कि वो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। तो जब वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को अप्रोच करेगा तो उस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर ये जो पानी है असल में वाटर, ये फिर लिक्विड फेज से असल में गैस फेज में जाना शुरू हो जाएगा। यानी कि असल में आपके पास
लिक्विड जो कि पानी था असल में आपके पास उसके क्या बनने लग जाएंगे, वेपर्स यानी कि बौखरात। तो ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है जिस पर आपका जो पानी है वो वेपर्स में तब्दील हो रहा है, इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यानी कि ये वो टेम्परेचर है जिस पर आपका जो लिक्विड है वो वेपर्स में तब्दील हो गया, यानी कि उसने अपनी फेज क्या कर दी है, वो तब्दील करना शुरू कर दी है। वेपर्स असल में हम जो वाटर वेपर्स बनेंगे उसको असल में गैस की फेज भी कहते हैं, यानी कि गैस बन रही है। तो इसी वजह से आपके पास फिर इस तरह के जो बहरात आपको नजर आते हैं जब आप पानी को गर्म करते हैं और बहुत ज़्यादा देर तक गर्म करते रहते हैं, तो जब वो टेम्परेचर पानी का बॉइलिंग पॉइंट को अप्रोच कर जाता है यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड को, तो आपको फिर इस तरह के वाइपर्स पानी से निकलते हुए दिखाई देते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर वो है ये कि जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड को टेम्परेचर अप्रोच कर जाएगा पानी का, तो पानी वेपर्स में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर भी आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो मैं फिर यूं कह सकता हूं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड असल में क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो एट बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर अगर आप और हीट सप्लाई करते हैं पानी को, तो उस वक्त पानी का जो टेम्परेचर है वो तब्दील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो सारी हीट आप दे रहे हैं ना, वो असल में इस्तेमाल हो रही होगी ताकि वो जो पानी है या लिक्विड है वो किस में तब्दील हो सके, वेपर्स के अंदर यानी कि स्टीम के अंदर, ना कि टेम्परेचर बढ़ाने में। तो इस वजह से जब भी बॉइलिंग पॉइंट हो, उस पॉइंट पर आप जो हीट सप्लाई कर रहे होंगे या ऐड कर रहे होंगे इस पानी के अंदर या इसको दे रहे होंगे, तो उस पॉइंट पर टेम्परेचर तब्दील नहीं होगा, बल्कि वो इस्तेमाल होगी हीट ताकि फेज चेंज हो सके, यानी कि लिक्विड से वेपर्स में जा सके। तो अब चूंकि हमने डिस्कस कर ली है बॉइलिंग को, तो अब हम बात करते हैं कंडेंसेशन की। उसमें भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर डिस्कस करते हैं। अब कंडेंसेशन को स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए हम इस तस्वीर का सहारा लेंगे, जो कि आम खिड़की में आप देखते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पर आ जाते होते हैं ना, अक्सर और बेशतर आप देखते हैं ये चीज़। तो ये कैसे आते हैं? ये असल में कंडेंसेशन की वजह से होता है। इसी तरह जो आप सुबह मॉर्निंग में ड्यू देखते हैं वो भी असल में कंडेंसेशन की वजह से होती है। तो वेपर फॉर्म के अंदर फिर मैं यूं कह सकता हूं, इन वेपर फॉर्म यानी कि जब स्टीम हो, जैसे कि आपके पास यहाँ पर वो मैंने दिखाई थी आपको तस्वीर ये वाली, जैसे कि ये जो फॉर्म है ये वेपर की फॉर्म है यानी कि स्टीम है। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस फॉर्म के अंदर एनर्जेटिक होते हैं, यानी कि इनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और इस चीज़ को आप इस तस्वीर से भी समझ सकते हैं, जिसमें आपके पास एक ये कंटेनर है और यहाँ पर समझ लें कि वाटर वेपर्स मौजूद हैं, यानी कि स्टीम ही है, ठीक है। और ये उनके पार्टिकल्स हैं और ये इनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है। अब जब मॉलिक्यूल्स एनर्जेटिक होंगे यानी कि उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो जो पार्टिकल्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे होंगे, वो बहुत तेज़ी के साथ मूव कर रहे होंगे, यानी कि फास्ट मूविंग होंगे। और उसके साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि इन जो क्या कहते हैं वाटर वेपर्स हैं या वेपर फॉर्म के अंदर आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच का जो फासला है ना वो भी क्या है, वो ज़्यादा है। जब एनर्जेटिक हो गए तो आपके पास जो डिस्टेंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स है या वाटर वेपर्स मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, वो ज़्यादा है। अब जब ये किसी ठंडी चीज के साथ, जैसे कि एयर में आपके पास कूल एयर के साथ ये कांटेक्ट में आएंगे, ये वाले जो वाटर के वेपर्स हैं, तो ये जो वाटर वेपर्स के मॉलिक्यूल्स होंगे ये क्या करेंगे कि ये अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको लूज करेंगे। तो फिर मैं कह सकता हूं पार्टिकल्स लूज काइनेटिक एनर्जी जब वो किसी ठंडी चीज के साथ कांटेक्ट में आएंगे, जैसे कि हवा। तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाने के लिए कर लेता हूँ कि ये इसकी सराउंडिंग मौजूद है। सराउंडिंग चलें ग्रीन से कर लेते हैं ताकि वो ज़्यादा वाजिया हो जाए। जैसे कि ये इसकी सराउंडिंग है, ठीक है, ये इस वाटर वेपर्स की सराउंडिंग है। तो ये क्या करेंगे, जो पार्टिकल्स हैं जो जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे किसको, सराउंडिंग को, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है, इसका टेम्परेचर कम है सराउंडिंग का, जबकि ये जो वेपर्स हैं वाटर वेपर्स हैं इनका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो हीट फ्लो करती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो यहाँ पर हीट ट्रांसफर होगी वेपर से सराउंडिंग की तरफ, जिसकी वजह से ये जो वेपर के वाटर वेपर्स होंगे ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को क्या करेंगे, लूज करेंगे, यानी कि कम करेंगे। तो जब ये अपनी एनर्जी कम करेंगे यानी कि अपनी एनर्जी को लॉस कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी को, तो वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी किसको, सराउंडिंग में। तो फिर मैं कह सकता हूँ लॉस्ट एनर्जी इज ट्रांसफर टू सराउंडिंग। उसके बाद फिर क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं जिनके पहले बीच में फासला ज्यादा था, एनर्जेटिक थे, अब ये स्लो हो जाएंगे, उसके साथ साथ एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। तो फिर मैं कह सकता हूं पार्टिकल्स कम क्लोज टू ईच अदर। जब पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो डोमिनेट करना शुरू कर जाएंगी एज कंपेयर टू जो उनके पास अपनी एनर्जी है जो कि हीट की वजह से है, यानी कि उनकी जो मोशन की वजह से है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम ऐसी फोर्सेस को कहते हैं दैट होल्ड्स एटम्स टुगेदर, यानी कि इन फोर्सेस की वजह से एटम्स क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो आपने जैसे ही इनका
टेम्परेचर जो है वो कम होना शुरू हुआ, यानी कि एनर्जी ट्रांसफर होना शुरू हुई सराउंडिंग को, पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आए जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ना शुरू हुई। तो आपके पास ये जो पार्टिकल्स हैं गैस वाटर वेपर्स के, इनके बीच का जो फासला पहले ज्यादा है अब वो क्या होना शुरू हो जाएगा, वो बिल्कुल ही कम होना शुरू हो जाएगा, यानी कि इस तरह होना शुरू हो जाएगा, जुड़ने लग जाएंगे आपस में। तो ये जो स्पेसिंग का कम होना है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का बढ़ना है, ये इस बात की निशानदेही होगी कि जो वेपर्स हैं वो असल में आप किस फॉर्म में तब्दील हो चुके हैं, लिक्विड के अंदर। तो फिर मैं कह सकता हूं कि जब आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डोमिनेट करना शुरू हो जाएं और पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब होना शुरू हो जाएं, तो आपके जो वेपर्स हैं वो असल में अब तब्दील हो चुके हैं किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो जब वेपर्स लिक्विड में तब्दील हों तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं, और जिस टेम्परेचर पर आपके जो वाटर वेपर्स हैं लिक्विड में तब्दील हो रहे हैं उस टेम्परेचर को असल में हम ड्यू पॉइंट कहते हैं। और वाटर वेपर्स जब लिक्विड में तब्दील होते हैं तो वो जो ड्यू पॉइंट है वो असल में 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। तो जब कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगी, यानी कि वाटर वेपर्स लिक्विड में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे, तो आपको जो मैंने पहले बॉइलिंग पॉइंट में बात बताई थी कि जब फेज चेंज हो रहा होता है तो उसके अंदर आपके पास टेम्परेचर चेंज नहीं होता, क्योंकि वो सारी की सारी एनर्जी इस्तेमाल हो रही थी फेज चेंज के अंदर। इसी तरह आपके पास जब कंडेंसेशन हो रही होगी तो इसके अंदर भी जब वेपर्स लिक्विड में तब्दील हो रहे होंगे और वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर हो रहे होंगे, तो उस वक्त आपके पास जो सारी की सारी एनर्जी है, जो कि असल में पार्टिकल्स, ये वाले जो वेपर्स के पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, इनकी जो एनर्जी वो सराउंडिंग में ट्रांसफर होगी, वो असल में रिस्पॉन्सिबल होगी या वजह बन रही होगी आपके पास एक्चुअली कि आपके पास जो वेपर्स हैं वो असल में लिक्विड में तब्दील हो सकें, ना कि इसका जो टेम्परेचर है वो तब्दील किया जा सके। तो फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर, चाहे बॉइलिंग हो चाहे कंडेंसेशन हो, आपके पास टेम्परेचर तब्दील नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त फेज चेंज हो रहा होता है। तो आज हमने बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन के बारे में स्टडी किया।